कैमरा एक्शन। बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं टीवी और फिल्म के कलाकार मृणाल दत्त से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। दोस्तों नमस्कार। आज चलिए थोड़ी देशभक्ति की बात करते हैं। और जी हाँ, देशभक्ति का जज्बा जगाने वाले ऐसे कितने ही स्वतंत्रता सेनानी और वीर क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में आप सबने सुना है, बहुत कुछ जानते भी हैं। अगर नाम लिया जाए तो खुदीराम बोस हैं, कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्र पाल जी, काशीराम जी और ऐसे अनगिनत नाम हैं। और चंद्रशेखर आजाद को कौन नहीं जानता, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन उतना ही हम और भी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अब आप आज सोच रहे होंगे कि ये बात हम क्यों कर रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं एक पार्टी में। जी हाँ, 1 जुलाई सन 1909 की शाम को एक उत्सव था जिसमें भाग लेने के भारी संख्या में भारतीय और अंग्रेज इकट्ठा हुए। और भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली जब अपनी पत्नी के साथ हॉल में घुसे, मदन लाल ढींगरा ने उनके चेहरे पर 5 गोलियां दागी। इसमें से 4 सही निशाने पर लगी और उसके बाद ढींगरा ने अपनी पिस्तौल से खुद को भी मारना चाहा, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। जी हाँ, उसके बाद क्या होता है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात हम क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, चूंकि फिल्म वीर सावरकर जो है वो आप सब देख रहे होंगे और फिल्म जो है वीर सावरकर पर है, लेकिन उनके बहुत अभिन्न मित्र, उनसे प्रभावित एक और प्रचंड क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा जी का अभिनय जो निभा रहे हैं, जो अभिनीत कर रहे हैं, वो है हमारे साथ। स्वागत करते हैं मृणाल दत्त जी का। स्वागत है। थैंक यू मैम, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और समय निकालने के लिए, बात करने के लिए। बहुत खुश हूँ, आपसे बात करने के लिए उत्सुक हूँ और लोगों तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मदन लाल ढींगरा और सावरकर जी की कहानी जीने में, उसके बारे में बात करने के लिए। बिल्कुल, उस पर बात करेंगे और शुरुआत इसी से करते हैं। फिर हम आपकी पूरी यात्रा की बात करते हैं कि अभिनय की शुरुआत कैसे हुई। और जाहिर है कि एक लंबा अनुभव है आपके पास, इसीलिए ये जो आपको चरित्र मिला वो इतना आसान नहीं था। और इस उम्र में जी इसको पढ़ना, इसको जानना, उसके बहुत नजदीक जाना, कैसे ये सब किया, अपना अनुभव बताइए। मैम, मैं थोड़ा शुरू से शुरू करता हूँ। बिल्कुल, स्वागत। मैं दिल्ली से हूँ जी। और दिल्ली में मैं एयरफोर्स स्कूल गया और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज जाकिर हुसैन गया। परफॉर्मेंस और परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ मेरा शुरू से ही रुचि थी जी। मैं स्पोर्ट्स में भी काफी रुचि रखता था। मैं कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलता था। अच्छा। और स्कूल में भी मैं बहुत छोटी उम्र से स्कूल क्वायर में गाता था। और जहां भी मौका मिले स्कूल में, वहां परफॉर्म करने का, एनुअल डे हो गया या जो भी स्कूल में जितना आप कर सकते हैं, उस पे मैं भाग लेने की कोशिश करता था। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मुझे इसमें रुचि है, बट मैं समहाउ अब सोचता हूं तो मैं वो कर रहा था। उन चीजों में मैं किसी ना किसी तरीके से पार्ट ले लिया करता था जी। 7वीं 8वीं 9वीं की उम्र से क्रिकेट सीरियस खेलने लग गया और फिर मैंने रेलवे के लिए भी खेला, ईस्ट जोन दिल्ली खेला। स्कूल और कॉलेज से तो मैं खेलता ही था। क्या बात है। कॉलेज के दौरान जैसे क्या होता है, हम क्रिकेटर्स को 3 4 5 महीने की हमारी ड्यूटी होती है। एक बार यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट खत्म हो जाए तो आपके पास बहुत समय रहता है जी। अटेंडेंस वगैरह आपकी लग जाती है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैच जीतना और वो खेल खेलना। सो मुझे याद है एक सीजन खत्म हुआ था 2nd ईयर में और कुछ साल के बिल्कुल बीचों बीच थे हम। उसी दौरान मेरी मुलाकात अपने कॉलेज के ड्रामा सोसाइटी के लोगों से हुई। एक कमरा होता था हमारे कॉलेज में जहां से हमेशा कुछ ड्रामेटिक और बहुत ही ऊंची आवाजें और कुछ ऐसा कुछ परफॉर्मेंस, नाटक, गाना बजाना चल रहा है, वैसे सब मिला जुला आता रहता था। ऐसा आता था और बहुत आकर्षित करता रहा होगा। वो करता रहता था, बट हम लोग अपनी प्रैक्टिस में थोड़ी से व्यस्त रहते थे, तो वहां कभी जाना नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि हमारा टूर्नामेंट खत्म हो गया था, हम कुछ लड़के आपस में ही प्रैक्टिस करते थे, हमारे पास समय था। तो मुझे याद है एक दिन मेरा खिंचाव हुआ उस रूम की तरफ और मुझे लगा आज जाता हूं, देखता हूं क्या है, क्योंकि समय है आज। तो मैं वहां गया, जानने वाली शक्लें मुझे नजर आई और मैंने उन्हें पूछा कि बैठ जाऊं और थोड़ा समय यहाँ पर आप लोगों के साथ गुजारूं। तो उन्होंने बड़ी ग्रेशियसली, जिसे कहते हैं, मुझे बुलाया और बैठने दिया। और पहले दिन ही उन्हें परफॉर्म करते हुए देख के मुझे ऐसा हुआ कि यहाँ तो मैं दोबारा आना चाहता हूँ। तो मुझे याद है मैंने उनसे कोई झिझक नहीं की और मैंने उनसे पूछ लिया कि मैं क्या आ सकता हूं दोबारा, या किसी भी तरीके से मैं पार्ट ले सकता हूं। अगर कुछ भी आप लोगों को किसी चीज की मदद, सहायता या कुछ भी छोटा भी हेल्प भी कर सके तो मैं आके करना चाहूंगा। अच्छा। उन्होंने बोला आके एक्टिंग नहीं, मतलब कुछ भी कर सकते। हाँ, मतलब मुझे लगा जैसे स्पोर्ट में होता है, आके देखूं, ऑब्जर्व करूं या जुड़ो बस। हाँ, जुड़ जाऊं किसी तरीके से, क्योंकि समय था उस समय। ऑफ कोर्स मैं मेरा खिंचाव था उसकी तरफ और ये सारी चीजें हो रही थी। मैंने चीजें प्लान करनी और समझनी तो बहुत बाद में शुरू की।
उन्होंने बोला बिल्कुल आओ। दूसरे दिन मैंने जो देखा उससे मैं और प्रभावित हुआ। उन्होंने मुझे एक्चुअली में ये बोला कि अगर आप सच में करना चाहते हो, शायद उन्हें भी लगा होगा ये कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहा है और बैठा तो हुआ एक है। दिन बाद आप भाग जाते हैं। जी, उन्होंने बोला फिर आप अगर समय है तो अगले कुछ महीनों तक आके 2-2 घंटे 3-3 घंटे तो दीजिए। सो मेरे लिए क्या था, मुझे प्रैक्टिस पे जाने की, रूटीन में रहने की आदत बहुत थी खेल की वजह से, तो मेरे लिए बहुत आसान भी। आज भी रूटीन को मैं बहुत ऊपर Follow रखता करते हूँ। हैं। अच्छा। और काम हो, ब्रेक हो, ट्रैवल हो, एक रूटीन से मैं जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। बस फिर कुछ 1 महीने के अंदर मैं जुड़ गया। उन्होंने मुझे एक स्ट्रीट प्ले में अच्छा खासा काम दे दिया। अच्छा। और मैं थोड़ा, जैसे मैंने आपको बोला कि परफॉर्मेंस की तरफ मेरी रुचि रुझान था, तो मैंने वो अच्छे से किया, निभाया। और स्ट्रीट प्लेस के दौरान, क्योंकि हम पुरानी दिल्ली में थे, कुछ स्ट्रीट प्लेस बहुत आसान होता था, वहाँ भीड़ भड़का हर जगह थी, तो वो छोटे छोटे ऐसे नुक्कड़ नाटक ले जाते थे जगह जगह पे। तो ये आप आसान कह रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट प्ले जो है वो वाकई मुश्किल चीज है, जी। क्योंकि अचानक से आप आम जनता के बीच में खड़े होकर जी। अपनी बात कहें और अभिनय कर ले जाएं, जी। ये ज्यादा मुश्किल हमें लगता है। बिल्कुल है, बट कहीं ना कहीं मैं वही आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो था, क्योंकि स्कूल में भी हम 5 लोग, पूरी असेंबली 200 बच्चे आपकी तरफ संभालते देख थे। रहे हैं और हम गा रहे जी। हैं। मैं थोड़ा शर्मीला भी था जब मैं छोटा था, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा था। और क्रिकेट में भी ऐसा ही होता था कि जी। मैं सबसे छोटी 8th स्टैंडर्ड का लड़का होता था और सारे 11वीं 12वीं के होते थे, लंबे लंबे। तो कभी इंटिमिडेट मैं जब खेलते समय या परफॉर्म करते समय नहीं होता था, तो मुझे लगा कि बहुत आसानी से मैंने ज्यादा रुचि और अपना ध्यान क्या करना है उसमें फोकस किया, और वो आज भी मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं वही नुक्कड़ नाटक से मुझे किसी ने एड ऑफर कर दिया एक। अच्छा। और एड ऑफर करके मुझे एक दिल्ली की एजेंसी ने मुझे अप्रोच किया किसी तरीके से। जब मैंने 1 ऐड 2 ऐड किए दिल्ली में, तो मैं थोड़ा खोज करने लगा कि यहाँ कैसे होता है, क्या होता है। तो किसी तरीके से एक एजेंसी से बात हुई, उन्होंने बोला आप आइए हमारे साथ, हम आपको और एड्स लाके देंगे। तो कुछ 3-4 महीने में ही उन्होंने मुझे एक बंबई में ऐड था कि आप बंबई जाइए 10 दिन के लिए, शूट पर आना था। जी, जो टीवी के आप एड्स देखते हैं, जी। ये जो चीजें होती है, तो इनके एक ऐड के लिए इन्होंने मुझे भेजा और बोला 4-5 दिन के लिए आप वहां जाइए, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर से या कुछ लोगों से आपको मिलवा देते हैं, जितना हमारे बस में होगा। तो 4-5-7 दिन की एक राउंड लगा के आइए बॉम्बे, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसका इवेंचुअली काम बंबई में ही है। तो क्योंकि मैं थोड़ा बहुत करने लग गया था और मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, मैं कुछ पढ़ाई में इतना तेज नहीं था, मेरी रुचि नहीं थी जी। बट आई थिंक ये उनकी समझ थी और उन्होंने ये देखा कि मेरी जिस तरफ को रुचि है, मुझे थोड़ा जाने दिया उस तरफ को। तो आज भी मैं देखता हूँ, तो उस समय मुझे कोई रोक टेक नहीं हुई, मुझे जाने दिया। कोई एक फैमिली फ्रेंड जान पहचान में किसी के घर पे मैं 4-5 दिन रुक लिया। अच्छा। और उसी 4-5 दिन के दौरान मैं किसी दिल्ली के जान पहचान के इंसान से मिला। उसका कोई दोस्त एक बालाजी का शो कर रहा था और उसने बोला मैं डबिंग के लिए जा रहा हूँ, आप लोग चलिए मेरे साथ। अच्छा। अगर कुछ नहीं कर रहे तो देखना चाहिए आपको, वो जो यशराज और बालाजी वाली जो लेन है, फन रिपब्लिक वाली। जी। तो आइए, आप नए आए हैं दिल्ली से, तो देख लीजिए कहाँ फिल्में बनती हैं और क्या कैसे डबिंग होती है, कैसे एडिटिंग होती है। जी। तो एडिटिंग तक तो हमें नहीं पहुंचाने दिया, बिल्डिंग के बाहर हम खड़े थे और उनका इंतजार कर रहे थे कि कुछ क्रिएटिव डायरेक्टर, मेरे पास अपने आप ही 2 लड़कियां आ गई और उन्होंने बोला कि आपकी लुक कुछ ऐसी है जिस एक कैरेक्टर सेकंड लीड एक शो में हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा। तो आप ऑडिशन करना चाहेंगे? तो मैंने बोला मैं 3-4 दिन हूँ, आप बिल्कुल दीजिए, कब आना है, कैसे करना है, मैं बिल्कुल करना चाहूंगा। तो मुझे याद है अच्छे से तैयार करके अगले दिन मैं आया और मैंने खूब मजे से अच्छे से ऑडिशन दी और ये करा के मैं दिल्ली चला गया। जी। कि वही जो दिल्ली में संभव था, उसी सर्कल में उन्हीं लोगों से घूम रहे थे आप, चल रहे थे, कर रहे थे कि 2-3 महीने बाद, मतलब बंबई में पता नहीं था, ऐसा होता है कि 3-3 महीने लग जाते हैं कॉल बैक आने में कभी कभी प्रोजेक्ट्स के। तो 3 महीने बाद उन्होंने मुझे वापस बुलाया कि एक टीवी शो है जिसमें हम 3-4 नए लोगों को ला रहे हैं, उनमें से आपको भी लाना चाहेंगे, हमको आप 8-9 महीने के लिए अगले चाहिए होंगे मुंबई में। और वो पैसा भी दे रहे थे जी। तो और ठीक ठाक पैसा दे रहे थे जी। जितना शायद उस समय मेरे कॉलेज के अच्छे नंबर लाने वाले टॉपर्स को महीने में मिल रहा होगा, उससे भी थोड़ा ज्यादा ही होगा। मतलब छोटा था बट पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है तो ठीक ठाक हो जाता है। हाँ, जो आपने उम्मीद भी नहीं रखी होगी इतना मिलेगा, उतना आपको मिलने लगा। पैसों की तो उम्मीद ही नहीं, जी, पैसों की तो उम्मीद ही नहीं थी, काम की थी पहले। उम्मीद ये थी कि कुछ काम कहीं कोई दिशा मिल जाए, और शायद मेरे पेरेंट्स को ज्यादा रही होगी। मैं तो कहीं ना कहीं वही फॉलो कर रहा था जो मैं अच्छा करता हूँ जी। और उस समय मैं वही बोलता हूँ कि आजकल के 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे बहुत तेज शार्प क्लैरिटी होती है उनको। मुझे क्लैरिटी बिल्कुल नहीं थी आगे कैसे करना है, बट ये मुझे पता था कि ये मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो इसको थोड़ा परस्यू करा जाए और मुझे पीछे से सपोर्ट था। इसलिए
मैं यहाँ पहुंचा, मैंने वो शो किया, उसके बाद अगले 4-5 साल तो मैं काम करता ही रहा। मैंने वो शो किए, उसके बाद मैंने टेलीविजन में भी ऐसी कुछ सीरीज की जो उस समय पे बनती नहीं थी। जैसे आजकल हम वेब सीरीज देखते हैं जिनमें 20 एपिसोड की सीरीज होती है, वो डेली ड्रामा की तरह नहीं होती जो चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा। तो मेरा हमेशा से ये था कि थोड़ा अच्छा काम करना चाहता हूँ जिसमें सीख भी पाऊँ। जो मेरा पहला शो था ये डेली सोप था। मुझे समझ आ गया कि ये इसमें सीखने को कम मिलेगा। ये 6 दिन शूट होता है, इनको इतनी फुटेज पहुंचानी होती है, थोड़ी सीरियसनेस कम है जी। बट फिर भी ढूंढते हैं कुछ अच्छा काम। एड्स में, क्योंकि कहते थे मेरा चेहरा एड्स वाला है और एक्सप्रेसिव है, तो मुझे एड्स मिल जाते थे, उससे मेरा खर्चा चलता था। मैं अच्छा काम करना चाहता था और जो मुझे मिल रहा था उससे, तो वो काम अपने आप आया। मैंने चैनल की एक सीरीज की थी, म्यूजिक चैनल होता था जी। वो पहली बार फिक्शन चैनल बना। अच्छा। और उसने पहली बार 20 एपिसोड की सीरीज निकाली। फिल्म कैमरा पे वो शूट करना चाह रहे थे और आजकल जैसा वेब सीरीज रहता है वैसा ही सेटअप बना के उन्होंने शो किया। चैनल भी रूमीज 2010 में। तो उसको वो मुझे लीड करने का मौका मिला और बहुत ही जल्दी था ये मेरे करियर में कि मुझे ऐसा शो हेडलाइन करने को मिला, समझने को मिला। इसमें फोकस हम 3-4 लोगों पे ही था सिर्फ, और वो हर एक एपिसोड को अच्छे से तराश के बनाया जाता था क्योंकि 18-20 एपिसोड ही थे कुछ 4 महीने में आने। जैसे वेब सीरीज होती हैं आजकल, हर संडे आता था। तो बहुत सीखा उससे। फिर और एड्स के, फिर 2014-15 में फिर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर नाम का शो आया था। वो भी कुछ 20 एपिसोड की सीरीज थी, वो भी कुछ ऐसे ही करने को मिली। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि मुझे क्या नहीं करना है, उससे मुझे क्या करना है कि दिशा मिलती रही। आप कह सकते हैं। फिर 2017 के बाद तो वेब सीरीज और ये डिजिटल वर्ल्ड खुल गया जी। और उसके बाद मुझे नहीं, बहुत सारे और लोगों को भी काम मिला। अब इसी में भी फिर चूज करने का होता है कि अब इतना सारा काम है, कैसे इसमें आप अलग अलग तरीके के काम अपने आप को चैलेंज करके नई नई चीजें कर सकें। तो आपके पास मतलब चुनाव करने के लिए चीजें हैं सामने जी, नहीं तो जो मिल रहा है वो कर लो वाली बात है। बिल्कुल। पहले भी, लेकिन ऐसा मेरा मानना ऐसा नहीं था। मैं पहले भी काफी चीजों को ना बोलता था। मेरी माताजी बोलती थी ये ले लो और थोड़े पैसे और कमा लो जी। पर कहीं ना कहीं मुझे ये था कि काम अच्छा ही करते जाना, जितना हाथ में उससे भी चूज करना चाहूंगा मैं। क्योंकि अभी भी देखिए, ये डिजिटल और वेब सीरीज का वर्ल्ड, दुनिया खुलने के बाद भी जी काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं और हर 10 में से 2 या 3 मैक्सिमम ऐसी कोई सीरीज रहती हैं जो अच्छी लैंड करती हैं, यादगार रहती हैं जी। तो कम से कम एक्टर के हाथ में ये आप कर पाएं कि जो आपको लग रहा है ये ठीक बन जाएगी, इसमें जो मेरा किरदार है वो ठीक निकल के आएगा, डायरेक्टर मेकर सबका जो पूरा मिश्रण है वो ठीक बैठेगा जी। वो ही अपने हाथ में, क्योंकि एक बार आप घुस गए उसके बाद देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जी। आप सिर्फ शुरू में ही वो चूज कर सकते हैं और शुरू में ही आप किस तरीके से अपने आप को काम करते हुए देखना चाहते हैं वो आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं कि आप किस तरीके का काम करना चाहते थे। उसको जानने से पहले मृणाल जी कोई गीत सुनेंगे, या आप वो जो मतलब 200 बच्चों को लीड करता था वो बच्चा जब प्रार्थना करता था जी। वो कुछ गाना चाहेगा? मैं कुछ गाना चाहूंगा और गाना पड़ेगा अच्छा। क्योंकि देखिए जब आपने बताया ना हाँ। तभी हमारे श्रोता बहुत खुश हो गए कि भाई चलिए हम क्रिकेट यहाँ नहीं खिलवा सकते आपसे जी। आप खेलते भी हैं लेकिन आपकी जो अभिनय की क्षमता है वो हम देख लेते हैं, फिल्म में भी देख लेंगे जी। लेकिन गाना जब हो जाएगा तो फिर तो क्या बात है, क्या बात है जी। ठीक है, मैं मना तो बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। इस प्लेटफॉर्म से बेटर प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। घर वाले भी सुनेंगे तो खुश होंगे। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में, खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में, मतलबी जहाँ मेहरबान हो तुम,
याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। अब तो मेरी दास्तां हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चिराग हो, तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चिराग हो। मेरे लिए आसमां हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। दोस्तों आज हमारे साथ हैं मृणाल दत्त जी और वीर सावरकर में जो भूमिका निभा रहे हैं और अभिनय की जो इनकी यात्रा है किस तरह से शुरू हुई नुक्कड़ नाटक से दिल्ली के रहने वाले हैं और हमारे साथ हैं इस वक्त बता रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं मृणाल जी कि आप जब चुनाव करते हैं तो क्या देखते हैं, अच्छा बुरा, उसमें क्या अच्छा क्या देखते हैं? मैम सबसे पहले कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा हम देखने की कोशिश करते हैं या जो चीज इम्पैक्ट करती है वो ये है कि कौन बना रहा है जी। क्रेडिबिलिटी डायरेक्टर्स या मेकर्स प्रोड्यूसर्स जो हैं उनकी सबसे ऊपर रहती है। कहीं ना कहीं आपको अगर स्क्रिप्ट कमजोर भी लगेगी और लेकिन आपको पता है कि ये नाम के डायरेक्टर बना रहे हैं तो आप उसमें कूद जाएंगे। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि नए मेकर्स हैं, आप जानते नहीं हैं किसी को, तो आप बहुत डिपेंड करते हैं कि स्क्रिप्ट कैसी लिखी गई है और किस तरीके से ये बात कहना चाह रहे हैं। आप डायरेक्टर से मिलते हैं और समझते हैं कि इनका क्या टेक है और किस तरीके से विजन कैसा है इनका। और ऑफ कोर्स इन सारी बातों में आप ये देखते हैं कि आपका किरदार कैसा है, आप करने के लिए आपके पास क्या बिल्कुल है? सबसे जरूरी बात तो यही है कि आपका क्या योगदान है स्टोरी की टुवर्ड्स। मतलब आपको जितना ज्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके शोल्डर्स पे उतना मजा आएगा आपको काम करने में। मैंने सपोर्टिंग रोल्स भी किए हैं बट कहीं ना कहीं सच बोलूं तो मुझे वो पूरा ग्राफ प्ले आउट करने में मजा ज्यादा आता है कि अगर वो पूरा दारोमदार मेरे शोल्डर पे हो। क्या बात है। बट हाँ अगर आपका एक्टर रणदीप हुड्डा हो और वो आपको एक रोल करने को बुलाए तो आप आंखें बंद करके भी कर लेते हैं क्योंकि ऐसे सिनारियों में एक अच्छा रोल जो फिल्म को बहुत पिविटल रोल है और आपका जो हेडलाइन कर रहा है वो रणदीप हुड्डा है तो ये आपको नो ब्रेनर है जिसे बोलते हैं, बिना सोचे आप उस चीज को हाँ बोल देते हैं। बट हाँ स्टोरी में आपका क्या योगदान है और मेरा पर्सनली रहता है मुझे जितना ज्यादा करने को मिलेगा, अगर हेडलाइन करने को मिले, लीड कैरेक्टर करने को मिले तो मैं उसमें ज्यादा घुस के काम कर पाऊंगा और उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी A to Z ले जाने का एक जिसे कहते हैं एक ग्राफिक दुनिया क्रिएट कर पाऊंगा। क्या बात है। लेकिन आप जब अपनी दुनिया क्रिएट करते हैं, रचते हैं, तो कहीं ना कहीं जो निर्देशक होता है वो दखल देता है, वो उसकी अपनी कुछ दुनिया होती है, उसने कुछ और विचार किया है, तो उसमें कहीं टकराव होता है तब क्या होता है? होता ही होगा। जैसे कहते हैं डायरेक्टर्स मीडियम है, ये मीडियम तो उन्हीं का ही है, निर्देशक का ही मीडियम है ये, तो आपको उनकी ही सुननी पड़ेगी। कहीं ना कहीं वो आपका चयन इसीलिए करते हैं ताकि आप वो ला पाएं टेबल पे जो आप
की क्षमता है या आप जो केपेबल है, उन्होंने भी आप में कुछ देखा है। कई डायरेक्टर्स होते हैं जो बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आपको इसीलिए लिया गया है कि आप कीजिए, मैंने आपको समझा दिया, आप अपना कुछ दिखाओ, अपना लेके आई। हर एक एक्टर में अलग पर्सनैलिटी है, जी, जो मैं लेके आऊंगा वो मेरी ही उम्र का, मेरी ही कद काठी का आदमी कुछ हल्का अलग लेके आएगा, क्योंकि एक फनल है हम जिसके थ्रू वो कैरेक्टर को हम भेज रहे हैं। तो हर फनल की शेप थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी गोलाई में फर्क, चौड़ाई में फर्क, लंबी गहरी वो कितनी है वो उस पर्सनैलिटी पे, इंसान पे डिपेंड करेगा। पर आई थिंक कोलैबोरेटिव ये एक मीडियम है जिसमें साथ मिलके बहुत सारे लोगों को काम करना पड़ता है। कैमरामैन, मेकअप, अभी जैसे ढींगरा जी की बात करें जो मैंने किरदार किया है, उसकी अब लुक में बहुत काम हुआ है। जो हेयर एंड मेकअप, कॉस्ट्यूम वाले, उनका एक्सटर्नल जितना आप देखते हैं, बाहरी जो रूप मेरा आप देख रहे हैं, वो सारा उनका बनाया हुआ है। अंदर की दुनिया मुझे क्रिएट करनी पड़ती है। तो और कहीं ना कहीं ये बाहर की जो दुनिया बनाई जाती है वो सब भी बहुत प्रभावित करती है, बहुत ज्यादा मैम, क्योंकि विजुअल मीडियम है ये, आंखों से देखने वाला मीडियम है, मतलब सुनाई भी देता है और महसूस भी होता है। बट वो लुक जो है, कभी कभी भाई हम एक्टर्स आपस में बात करते हैं कि ऑडिशन में भी या कभी हमारा जब चयन हो रहा होता है किसी किरदार के लिए, तो जरूरी नहीं है मैं दूसरे एक्टर से कमजोर हूं इसलिए मुझे नहीं मिला पा। वो अगर मैं 10 में से 9 हूं, मैंने वो जो सीन डायरेक्टर के साथ किया उसमें शायद मैं 10 में से 9 था, दूसरा शायद 7 ही था, बट वो दिखने में ज्यादा है उस कैरेक्टर की तरफ। क्या बात। तो यहाँ वो उस चीज को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं कि देखने में जितना ज्यादा हो सके वो कैरेक्टर के करीब हो। एक्टिंग कहीं ना कहीं ऊपर नीचे 19-20 पुश करवा लेंगे। हाँ। जी जी, मतलब कुछ तो लेकिन इम्पैक्ट तो लुक का डेफिनेटली सबसे पहले प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व का। और हैविंग सेड दैट, वो लुक से ही नहीं होता, फिर वो लुक 2 सीन के बाद खत्म हो जाएगी, फिर आप क्या आपके अंदर वाला। अच्छा, लेकिन जब ये पूरे लुक की जब आप बात कर रहे हैं, समग्र छवि की बात जब हम करते हैं, तो खुद आप लोगों के अभिनय पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप वो कपड़ा पहन के और वैसे ही बाल और वैसे ही अगर मतलब टोपी है या छड़ी है या पूरा कपड़ा है वैसे ही पहनते हैं, तो क्या कुछ अभिनय में कुछ असर आता है उसका? बिल्कुल, देखिए हमारे टूल्स होते हैं कुछ, एक हो गया लुक, हो गया इमेजिनेशन, हो गया एक क्या लिखा है, एक वॉइस हो गया, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप अगर मैं एक रेडियो जॉकी प्ले कर रहा हूँ और मुझे यहाँ बिठा दिया जाए तो मुझे आधी फील तो वैसे ही आनी शुरू हो जाएगी, और मैं स्टूडियो के साथ समय बिताने लगूं, एक माइक, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कैसे काम करता है, तो आधा तो मैं सोचना शुरू कर दिया मैंने, एक टेक्निकल रेडियो जॉकी या जो पूरे वातावरण का असर। तो डेफिनेटली कॉस्ट्यूम तो आप जब पहनते हैं, और क्योंकि एज एन एक्टर आप ज्यादा फील, आपकी वो वाली सेंसे उजागर रहते हैं कि आप मुझे कुछ बनाएं, आप मुझे कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर का, चाहे वो एक नेता हो, पुलिस वाला, किसी का भी बनाएंगे तो मैं वो फील करना शुरू करूंगा। मैंने जितना भी आज तक देखा है, मेरी मसल मेमोरी में, मेरे या कहीं ना कहीं किसी दिमाग के कोने में जो वो चीजें मैंने उस किरदार की कहीं देखी है, वो आने लगती हैं। तो कपड़े, लुक डेफिनेटली ऐसा एक जरिया बन जाता है जिससे आप कैरेक्टर के अंदर जा सकते हैं। ऑफ कोर्स जिस वातावरण में आप हैं, सेट में, जैसे इंडिया हाउस हमने यहाँ बॉम्बे में क्रिएट किया, लेकिन जब हम इंडिया हाउस में घुसते थे और हमारे आसपास वो क्रांतिकारी होते थे, चाहे वो डायलॉग भी नहीं बोल रहे हैं, वो वहाँ खड़े हैं, पूरा माहौल ऐसा लगता था कि थोड़ी देर बाद कि उसी समय में पहुंच गए हैं, इतिहास में पहुंच गए। बिल्कुल। और कैसा रहा होगा, मुझे याद है, मुझे उस कमरे की एनर्जी, उस कमरे की वो पावर, यंग 23, 24, 25 साल के लड़के, और क्या उनमें विजन या क्या शक्ति या क्या सेल्फलेसनेस होगा उनके अंदर कि वो अपने देश के बारे में इतनी चिंता रखते थे और इतने ब्रेव लड़के थे। तो सच बात है, आज 50 लड़के रहे तो कौन देश के बारे में इतनी, अपनी मस्ती मजे की उम्र है वो, लेकिन वहां इन सबको इस चीज की इतनी फिक्र रहती थी, इनकी चिंता रहती थी, और बहुत ही ब्राइट लोग थे। तो वो कभी कभी महसूस होने लगता था कि यार यहाँ क्या वातावरण रहता होगा, यहाँ तो क्रिएट बिल्कुल हो जाता था। तो हाँ, लुक और फील तो जितना अच्छा हो एक्टर के लिए उतना ही आसान हो जाता है थोड़ा उस में घुसना। मृणाल जी, आपने जब मदन लाल ढींगरा जी की जो है एक्टिंग की, तो उसके बारे में आपने तैयारी क्या की, उसके बारे में तो हम बात करेंगे। यहाँ पर एक गीत सुन लेते हैं, फिर चलते हैं। आपने जब इंडिया हाउस की बात की है, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, मोह मोह के
लागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गे है ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे किस तरह के है ये सुलझे। होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे किस तरह के है ये सुलझे। ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था। कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था। चिट्ठियों को जैसे मिल गया जैसे एक नया सा पता। कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था। खाली राहें हम आँख मूंदे जाए, पहुँचे कहीं तो बेवजह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे किस तरह के है सुलझे। दोस्तों, बात चल रही है वीर सावरकर फिल्म में मदन लाल ढींगरा का व्यक्तित्व निभाने वाले मृणाल दत्त जी से। आज हमारे ये मेहमान हैं। और मृणाल जी, हम बात कर रहे थे कि आपने जैसे बताया कि वो जो कमरा होता है या जो क्रांतिकारी होते हैं, सेनानी होते हैं, उनके साथ बैठना और वो बाकी जो लोग अभिनय कर रहे हैं उनके संग बैठ के वो जो ऊर्जा मिलती है, वो वाइब्स अलग होती हैं।
लेकिन खुद आपकी पहले से क्या तैयारी थी? ये तो हो गई शूटिंग के समय की, लेकिन उसके पहले भी आपने कुछ तैयारी की होगी? बिल्कुल, आउटर वर्ल्ड की तैयारी मेरी नहीं है, वो तैयारी वो लोग करके आते हैं और वो आपको हेल्प करता है, नज पुश थोड़ा और करता है, बट अपनी तैयारी तो अलग करनी ही पड़ती है, बिना तैयारी के पहुंचना मुमकिन नहीं है। तो जब मुझे रणदीप ने ये कैरेक्टर भी ऑफर किया तो पहली बात तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं रणदीप के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। हाँ, ये कैसे आपको मिला? एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर है पराग मेहता, उनके साथ मैंने पहले भी काम किया है, तो उनके ऑफिस से मुझे फोन आया कि रणदीप हुड्डा आपसे मिलना चाहेंगे। अच्छा। पहले तो अपने आप में ही हंस गया कि जी, क्योंकि रणदीप हुड्डा मेरे ख्याल से उन कुछ 3-4 एक्टर्स में होंगे जिनके साथ मैं काम करना चाहूंगा, और आज पूछेंगे तो फिर करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी कमिटमेंट, डेडिकेशन और पैशन के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं ऐसे ही थोड़े से एक्टर के साथ काम करना चाहूंगा जो बिल्कुल ही अपने आप को निचोड़ दें, तोड़ दें, और फिर कुछ काम अलग ही निकल के आता है। सही बात है। कुछ लोग इस प्रोसेस से शायद सहमत ना हो, बट मेरे लिए बहुत अच्छा था कि ऐसा आदमी जो इतना स्ट्रिक्ट है अपने आप पे, और उनकी परफॉर्मेंसेज में, उनके वेट ट्रांसफॉर्मेशन में, अलग अलग रोल जो वो करते हैं, जो चॉइस की मैं बात कर रहा था, वो नजर आता है। तो जब मैं उनसे मिलने गया पहले तो मैं वही बहुत खुश था। थोड़ा सा आई थिंक वो एक ही बार में थोड़ा सा नर्वस था, और वो तब था जब मैं उनसे मिलने गया। फिर वो बहुत जल्दी खत्म हो गई नर्वसनेस, क्योंकि हिज पैशन टुक ओवर। उन्होंने जब मुझे बताना शुरू किया, पहले तो जब मैं घुसा तो वो एक रणदीप हुड्डा ने एक पतला सा आदमी था जो 18-20 किलो लूज करके बैठा था सावरकर की तैयारी में। उनका जो रूप था वही रणदीप हुड्डा जैसा नहीं था, बदल चुका था। तो मेरे लिए तो यही काफी एक्साइटिंग था कि मैंने सोचा ये आदमी अपने आप को पूरा बदल के बैठा हुआ है। फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि वो किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं, किस तरीके से लुक एंड फील है, और सावरकर जी के बारे में बता रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, जिनके बारे में मैंने सुना था, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि मदन लाल ढींगरा के बारे में मैं आपको करना चाह रहा हूँ, और उनका ये सहयोग और ये योगदान और ये एक कमराडरी इन दोनों की ऐसी थी। वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने मुझे ये तक बोला कि मदन लाल ढींगरा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, और मेरा बस चले तो मैं मदन लाल ढींगरा पे फिल्म बनाऊं। तो उनकी इन्वेस्टमेंट मुझे समझ आ गई कि इनकी कितनी रुचि है इसमें, और ये काफी टाइम से ढूंढ रहे थे एक्चुअली मदन लाल ढींगरा कौन करे। तो उन्होंने मेरा कुछ काम देखा होगा, मेरा शायद फेस स्ट्रक्चर भी उनसे मिलता है, तो सारी चीजें मिल गई। अब मुझे उनके दोस्त या लोग बताते हैं कि वो प्रोसेस जब वो ढूंढ रहे थे और देख रहे थे और घर बैठ के देखते थे फोन पे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मन बना लिया था पहले से। तो मैं उनसे मिला, और मैं घर जाके मैं बहुत उत्सुक था इनके बारे में और पढ़ने के लिए कि ये हैं कौन, और मैं जानूं इनके बारे में। और जब मैंने मदन लाल ढींगरा के बारे में पढ़ना शुरू किया, आई वाज सो सरप्राइज्ड कि मुझे समझ नहीं आया कि इनके बारे में मुझे क्यों नहीं पता, क्योंकि इनका बलिदान इन्होंने जो किया, इन्होंने एक रास्ता, एक नक्शा बनाया आने वाली पीढ़ियों के लिए, मशाल लेकर चलने वाले लोग हैं। जी, जैसे कहते हैं फर्स्ट मार्टर ऑन ब्रिटिश सॉइल, पहले शहीद हैं जिनको फांसी हुई थी ब्रिटेन में, पहले, इनसे पहले कोई नहीं हुआ। बिल्कुल। और फिर इन्होंने जो किया, सावरकर जी के साथ मिलके कर्जन वाइली को मारा उन पार्टी में जाके, जैसे आपने बताया। और उनकी लाइफ भी जितना है ना, अलग अलग सोर्सेज से मिला, हर सब कुछ एक जगह नहीं है। तो हाँ, ये बात बहुत मुश्किल है कि उनका एक बहुत सिलसिलेवार सब जगह आपको जानकारी नहीं मिली होगी, तो वो कैसे आपने इकट्ठा की? काफी अलग अलग सोर्सेज से। विक्रम संपत की भी किताब में मदन लाल ढींगरा जी का एक मेंशन है, एक चैप्टर है, और ऐसे अलग अलग कुछ मराठी किताबें भी हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे वो चैप्टर पढ़ के सुनाते थे। अच्छा। ऑनलाइन तो मैंने सब पढ़ लिया था, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक ही तरीके की वो जो 6 बेसिक सेट चीजें हैं वो वहां है। मुझे ऐसे, जैसे आपने बोला कि सब कुछ एक जगह नहीं था, तो मुझे छोटे छोटे हिस्सों में चीजें मिलनी शुरू हुई, बट उनसे मुझे चाहिए था, क्योंकि उनका वीडियो एविडेंस नहीं है, उनके बारे में कुछ देख नहीं सकते आप, एक फोटो है सिर्फ उनकी। तो मेरे लिए जरूरी ये था कि उनकी नकल ना करके कि वो कैसे चलते थे, वो तो उसका एविडेंस ही नहीं है, वो होता तो मैं वो पकड़ने की कोशिश करता, बट मेरे लिए क्या जरूरी था कि वो किस तरीके के इंसान थे, वो उनकी क्या सोच थी, उनकी मानसिकता किस तरीके थी, वो क्या चीज में रुचि रखते थे, कैसे। तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने देखा कि वो शुरू से एक रिबेल थे, अंग्रेजों से उनको कोई प्रेम नहीं था, और उनके जो परिवार थे उनके अच्छे ताल्लुकात थे, पिताजी के तो कर्जन वाइली से ही थे, जिनको उन्होंने मार दिया जी, इसीलिए वो डिसोन कर दिया उनको बाद में। वो स्कूल में कोट नहीं पहनते थे, क्योंकि ये जी अंग्रेजों का कोट है, मैं नहीं पहनूंगा। पिताजी बोलते थे लंदन जाओ पढ़ने के लिए, बाकी 6 भाई गए हैं, आप 7वें हैं, जाके पढ़िए, तो वो मना करते थे। वो शिमला जाके किसी कंपनी में काम करने लगे, वहां भी यूनियन बना ली, अंग्रेजों से लड़ने लग गए। तो उनके अंदर वो ज्वाला तो थी शुरू से, बट दिशा नहीं थी, आप कह सकते हैं। और ही वाज समबडी जिनकी कहानियां मैं अभी भी सुनता हूं, मुझे अभी भी लोग आते हैं मेरे दादाजी की उम्र के, या उनके भाई हो गए जो मेरे पापा की एक जनरेशन पहले के हैं, वो लोग ये चीजें बताते हैं कुछ चीजें, तो बहुत ही
फ्लैम्बॉयंट कैरिस्मेटिक थे वो जी। अच्छी फैमिली से थे, पढ़े लिखे थे, तो अंग्रेजों के सामने भी शर्माते और झिझक नहीं थी उन्हें, दूसरे देश से आए हूं, आप अंग्रेज हैं, और जैसे हो ही जाता है, आप थोड़े हाँ। कहीं इंटिमिडेट हो जाते हैं। जी सही बात है, लेकिन वो तो बचपन से वही सब देखते आ रहे थे, तो उससे बहुत जी। प्रभावित ऐसे नहीं होते थे कि बिल्कुल। उनको लगे कि वाह। बिल्कुल, उन्हें लगता था मैं कम नहीं हूं इनसे जी। किसी से भी। तो फाइनली फिर उन्होंने अपने पिताजी की बात मान के लंदन वो चले गए थे पढ़ने के लिए। जी। और वहां भी कहते हैं कि वहां कोई उनसे अंग्रेज पंगा लेता था तो वो पीट देते थे उन्हें और उन्हीं के कमरे में घुस के उनको जो कहना था कह के निकल जाते थे। वो किसी से ना कोई झिझक, कोई हिचकिचाहट उनसे उनकी कभी होती नहीं थी। इस तरीके का थी उनके हिम्मत, अंदर। कॉन्फिडेंस, और जिसे मैं बोल रहा हूँ करिश्मा था उनका। वो एक्चुअली हीरो, मतलब जो मैंने इमेजिन किया, वो आप थोड़ा फिल्म देखेंगे तो मैंने भी वैसा करने की कोशिश की, वो बिल्कुल हीरो थे। वो अंदर ही अंदर उनको बहुत तकलीफ थी कि हिंदुस्तान की जो ये हालत कर रहे हैं, जिस तरीके से लूटा जा रहा है, जिस तरीके से हमारी देश की स्थिति थी उस समय, 23-23, 24-24 साल की उम्र में इनको बहुत पीड़ा थी उस चीज से। तभी जब ढींगरा ने कर्जन वाइली को मारा और उसके बाद इनको जेल हुई, और कोर्ट में इन्होंने एक स्पीच दी जो चर्चिल ने बोला था कि इससे बेहतरीन, इससे सॉलिड स्पीच मैंने आज तक सुनी नहीं, ये कौन है शख्स। तो वहां उन्होंने डिफेंस लेने से मना कर दिया था कि आप लोग मुझे क्या डिफेंस देंगे। वो बोलता है मैं इस कोर्ट की सॉवरेनिटी को मानता ही नहीं हूं, जैसे आप लोग मेरे देश की सॉवरेनिटी को नहीं मानते। जी। अगर ये इंडिपेंडेंस और फ्रीडम है तो मेरे देश की ये हालत आपने क्यों कर रखी है। तो उन्होंने बहुत ही एक लंबी स्पीच देके हिला दिया था उनको कि आप मुझे क्या मारेंगे, आप मुझे मारिए, मैं आपको बोल रहा हूं आप मुझे मारिए, ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी ये देख पाए हमें मरना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, तभी ये हमको छोड़ेंगे। आजाद होने के लिए मरना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये बलिदान, ये सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। एंड ही वाज सो क्लियर, उस उम्र में एक क्लैरिटी होना कि मैं यहाँ इस कटघरे में बचने के लिए नहीं खड़ा हूं, इस कटघरे में मैं खड़ा हूं ताकि मैं अपनी बात आगे ला पाऊं और आने वाली पीढ़ियों को ये बता पाऊं कि हमको बलिदान देना पड़ेगा। क्या बात जी। तो आप सोचिए, ये सीन करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। सुन के ऐसा लग रहा है फिर आपने जब सीन किया। ओहो। जी। और ये फिल्म में है सीन इन सारी चीजों की, चाहे वो कर्जन वाइली को मारना हो, सावरकर और ढींगरा पहली बार जब थोड़ी सी इनकी कमराडरी बनने लगी। कहते हैं जब इंडिया हाउस में घुसे थे तब ढींगरा ने सावरकर को भी कुछ नहीं समझा था। बोला होंगे आपकी सब इज्जत कर रहे हैं, आप होंगे जो होंगे। जी। बिकॉज उनका वो ऐसा रिबेल एटीट्यूड था कि आप कह रहे हैं तो मैं इज्जत नहीं करूंगा। जी। मैं देखूंगा। फिर इनका कहीं ना कहीं इनकी सोच मिली इंडिया हाउस में रहने के दौरान, जब सावरकर जी ने भी ये सोचा होगा कि इसमें इतनी आग है, इसको एक दिशा दिखाई जाए, कुछ करा जाए, करना है तो ये आदमी है साथ जिसके किया जा सकता है। तो बस फिर वो जिसे कहते हैं वो इशारा, वो नज सावरकर जी ने दिया और उन्होंने वो कर्जन वाइली को मारा। तो ये पिक्चर में ये भी है, स्पीच भी है, हर चीज का थोड़ा 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 कंपाइल करके फिल्म में डाला है। यहाँ पर एक गीत सुन लेते हैं। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, तू आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। हो तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे।
मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मृणाल जी, आपको क्या लगता है कि आज की पीढ़ी को किस तरह से इन सब के बारे में जानकारी मिले, क्या हो कैसे हो, या एक जज्बा जो होता है कि ये बहुत वीर रस जो है और अपने देश के प्रति जो जज्बा है, एक भावना है, वो कैसे किया जाए, क्या लगता है आपको? देखिए मैम, अनफॉर्चुनेटली हम लोग और स्पेशली आज की पीढ़ी एक बहुत ही शेल्टर्ड और बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में जीती है जी। आजकल सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सबकी राय है, सबके पास ओपिनियन है, लेकिन कूदने के लिए कोई रेडी नहीं है, जज करने के लिए बहुत रेडी है। क्या होता है ना, पॉलिटिक्स इतनी हावी हो जाती है कि वो आपको एक तरफ पे सोचने को मजबूर कर देती है। मेरा तो सिर्फ मानना यही है कि आप पॉलिटिक्स साइड रख के इन लोगों का सिर्फ बलिदान समझें। आप सिर्फ समझें कि ये 23-24 साल के लोग, इनमें जैसे इंग्लिश का वर्ड है ओडेसिटी, मतलब इनकी कितने खतरनाक लोग होंगे जो 24 साल की उम्र में इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें इन अंग्रेजों को निकालना है, हम मरना शुरू करते हैं और मारना शुरू करते हैं एक एक करके। तो इन चीजों को साइड रख के हम सिर्फ ये समझें इन लोगों का बलिदान, इन लोगों की वैल्यू, ताकि हमें कहीं ना कहीं समझ आए कि वी शुड नॉट टेक दिस फ्रीडम फॉर ग्रांटेड, और कितना बलिदान लोगों ने दिया है, और कम से कम उनको याद रखा जाए, उनकी बात रखी जाए, क्योंकि एज आई सेड सब कुछ है उनके पास, तो वो सवाल या वो सोच, वो संघर्ष का उन्हें बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं है जी। कहीं ना कहीं आप इनके बारे में जानेंगे तो एटलीस्ट आप वैल्यू करेंगे
सही बात है। और ठीक है, आज हमें जरूरत नहीं है उस तरीके के बलिदान की, लेकिन कम से कम जो हम कर्तव्य कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको पूरी धर्मनिष्ठा के साथ करें, कर्म को महान समझें और अपने कर्म को ठीक से करें, कम से कम 100% उसमें तो दें। बिल्कुल बिल्कुल। तब हमें समझ में आएगा कि जो आजादी मिली है हमें, वो कितनी मूल्यवान है जी, और हम उसका सही उपयोग कर रहे हैं। काम के जरिए कुछ भी, मतलब हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं, अभी वो संघर्ष करने की जरूरत नहीं, बट अपने काम के जरिए आप थोड़ा सा भी चेंज ला पाए, देश में कहीं ना कहीं हम इसकी मदद तो करेंगे ही, कहीं ना कहीं एक इकाई के तौर पर भी बिल्कुल हम बहुत कुछ भूमिका अपनी निभा सकते हैं। बिल्कुल, ये अवेयरनेस ही रहे तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, आप चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हो, अगर आप अपने देश की तरफ थोड़ी सी अवेयरनेस रखते हैं तो आप कुछ ना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठाएंगे जिससे देश को भी अच्छा हो। मतलब सिर्फ बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी गाड़ियां और अपने लिए बड़े घर बनाने से वो चीज नहीं है। सेम एक्टर, किसी आर्टिस्ट के लिए आप ऐसे रोल करने शुरू करेंगे जिसमें चीजें हाईलाइट हो, जिसमें और एकता की तरफ लोग बात करें, और इट समहाउ हेल्प्स द सोसाइटी। बिल्कुल सही बात कि एक प्रॉस्पेरस, शांति से, प्रेम के साथ सब रहना चाहें। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कहा कि मतलब देश में शांति रहे हमारे, और कहीं ना कहीं समृद्धि बढ़े, इसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम मृणाल दत्त जी की बात करें तो सबसे पहले जब आपने कैमरा फेस किया था तो क्या था आपका भाव, एक्सपीरियंस? मैम, कोई भी चीज सबसे पहले करने में तो बहुत घबराहट तो होती है जी, और थोड़ी घबराहट होनी भी चाहिए। आई थिंक कोई भी स्किल, कोई भी किसी भी चीज में आप बेहतर होते जाते हैं, बिल्कुल नर्वसनेस कम होती जाती है। नर्वसनेस शायद ये होगी कि आज मैं इसको कैसे करूंगा, क्या अलग करूंगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नए किरदार की, अच्छा करने के लिए, जी, वो नर्वसनेस रहती है। बट हाँ, शुरू में जब कैमरा नया होता है आपको समय लगता है कैमरा के सामने वो कंफर्टेबल, वो बिल्कुल ही एकदम ईज में रहने के लिए। बट धीरे धीरे ये प्रैक्टिस है, जैसे कहते हैं आप किसी भी कला में समय लगते हैं, साल लगते हैं, तो हाँ, साल भर साल, दिन भर दिन, आई फील वो कैमरा आपका ना गायब होना शुरू हो जाता है। जी, तो फिर आप रहते हैं। हाँ, फिर आप जो कर रहे हैं, जैसे मैं और आप अगर इस सीन में बात कर रहे हैं तो मेरा फोकस आप ही पे रहेगा। बिल्कुल, कैमरा है, भूल जाऊं तभी ये सीन अच्छा हो रहा है। क्या बात है। अगर मुझे वो ध्यान है तो मेरा ध्यान ठीक जगह नहीं है। तो मेरे लिए, मैं क्योंकि अगेन परफॉर्मेंस में थोड़ा था तो बहुत जल्दी ये मेरे लिए ठीक होने लग गया था, और मेरे लिए कैमरा एग्जिस्ट नहीं करता है उस समय। चलिए एक बार फिर हम वीर सावरकर ये फिल्म की बात करते हैं, क्योंकि आप हुड्डा जी के संग जब आपने काम किया तो क्या अनुभव था? जैसे आप तो बता रहे हैं कि ठीक है, पैशनेट हैं वो, बहुत ज्यादा हैं, जब उन्होंने खुद इतना वजन कम कर लिया, पूरा कितना वजन कम किया उन्होंने? मैम कुछ 20-22 किलो तो उन्होंने कम किया है, पर मैंने तो देखा है, वो तो सामने से इंसान ही अलग लग रहे थे और बिल्कुल ही। सी मैम, वही जैसे आप कह रहे हैं कि कोई भी चीज उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ की जाए, मतलब हम प्रिविलेज जीवन जीते हैं तो हम कम से कम, मैं तो मानता हूँ एक्टिंग करना भी एक प्रिविलेज ही है कि मुझे ये शौक जो है, पैशन है मेरा, ये चीज को परस्यू करने का मौका मिल रहा है, तो उसमें मैं कितने लोगों को प्रेरणा दे सकता हूँ, इंस्पायर कर सकता हूँ कि इसको, और स्पेशली एक ऐसा किरदार जिस पे आपकी पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रणदीप की वही वाली बात, इनमें बहुत हिम्मत है जी, पैशन तो है ही, बट ये बिल्कुल ही सेल्फलेस होके, ऑलमोस्ट जब मैंने क्लोजली देखा तो मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ गई उनसे। आज भी अगर आप फिर पूछेंगे तो मैं फिर उनके साथ काम करना चाहूंगा, क्योंकि एक तो अध्ययन उनका, उन्होंने इतनी रिसर्च, इतनी समझ, इतनी पढ़ा उनके बारे में, सावरकर जी की अलग अलग चीजों के बारे में। यही तो बात है कि वो प्रोडक्शन से भी जुड़े हैं इसमें, तो जब एक्टिंग भी की उन्होंने तो उसका कहीं प्रभाव नहीं पड़ रहा था, या आपसे जब एक्टिंग करवा रहे थे तो जाहिर है कि वो निर्देशन भी कर रहे थे उस वक्त, और डायलॉग भी शायद उन्होंने बहुत कुछ लिखा है इसमें मिलकर। उत्कर्ष नैथानी जी के संग इनका भी है उसमें, संवाद में भी, तो लेखन से भी जुड़े हैं, उसमें निर्देशन भी कर रहे हैं। तो आपसे कितनी उम्मीद थी उनको, और किस तरह से आप खरे उतरे, या कुछ दखल अंदाजी हो रही थी? या मैम कभी कभी थोड़े से स्ट्रिक्ट तो वो सेट पे हो जाते थे, बट हमारी फिल्म में जैसे अमित सियाल और ऐसे कुछ सीनियर एक्टर्स हैं, तो मैं उनसे भी बाद में पूछ रहा था, क्या आपके साथ भी इतने स्ट्रिक्ट थे क्या? अच्छा, अरे भैया हमारे साथ तो और स्ट्रिक्ट थे। अच्छा, हमें तो छोड़ा ही नहीं इन्होंने। मतलब वो सभी के साथ स्ट्रिक्ट थे, मेरे साथ भी थे, बट उनका बड़प्पर और उनकी यही चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। वो बाद में आके मेरी वैन में मेरे को पीठ पे हाथ मार के बिल्कुल दोस्त की तरह 5 मिनट बात करते थे, और फिर ये बोलते थे कि देख, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन माई सेल्फ, तो मैं तेरे पे भी स्ट्रिक्ट होऊंगा। और मैंने तो उसको बिल्कुल ग्रेसफुली बोला कि अपनाया उस बात को। मैंने बोला बिल्कुल आप ऐसे ही रहिए, इसीलिए मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। सबक के तौर पर लिया आपने उसको? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं करना भी वैसे ही चाहता था। मैं चाहता था कि वो बिल्कुल भी हिचकिचाहट उनके दिमाग में ना रहे, और वो मुझे जितना पुश करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए हर किरदार पे वो इतना काम करते हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं ऐसे ही काम करना चाहूंगा, और ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहूंगा जो आपको उस एक्सटेंट तक पुश करते हैं। लोग आपको उतना पुश करते नहीं है, डायरेक्टर्स भी आपको उतना पुश करेंगे नहीं, वो आपको एक पॉइंट के बाद छोड़ देते हैं। तो कोई इंसान इतना घुस के, मेहनत से, सिंसेरिटी से हर चीज को बारीकी से तराशने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ी बात है कि आपको वो मिल रहा है, वो आप ही का काम तराशेगा। सही बात है।
उसमें आपका दूसरा सवाल जो मैम ये था कि जब आप फिल्म लिखते हैं और जब आप उस फिल्म को 3 साल तक जीते हैं जी, तो वो राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, वो तीनों चीजें एक साथ मतलब वो घुल मिल जाती हैं। उनको अलग अलग नहीं कर सकते आप नहीं, उसको। क्योंकि हर पन्ने पे क्या लिखा है वो आपको पता है, सावरकर जी क्या कह रहे हैं वो हर चीज, हर बीट आपको पता है, आपको ढींगरा भी क्या कह रहा है वो भी पता है, वो भी पता वो उसके साथ जिए हैं। मेरे पास तो 1 महीने पहले वो प्रोजेक्ट आया और फिर मैंने फटाफट पढ़ना शुरू, वो तो 3 साल से उस फिल्म के साथ है, तो उनको एग्जैक्टली रिदम पता है, एग्जैक्टली ये सीन का टेम्पो पता है, इस सीन में कितना एग्रेशन, कितना प्यार, इस रस क्या है इस सीन का पता है, तो उनको तो बैकवर्ड पता होना ही पड़ेगा। अगर आप लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपको होना ही पड़ेगा, फिर एक्टिंग में कहीं ना कहीं आसानी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक गीत सुन लेते हैं। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता है ये दिल। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता हो। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई न कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। अरे माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। मिलना लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सीखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सीखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। सूरत कभी तो दिखाएगा, बड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूब
खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता, हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। मृणाल दत्त जी ने सीरीज भी किया है, डेली सोप भी किया है और विज्ञापन भी किया है जी। सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? फिल्में भी की हैं कई आपने। जी। क्या करना चाहेंगे फ्यूचर में? मैम करने में तो सभी उतना मजा आता है जहाँ एक्टिंग का सवाल है, बट डेफिनेटली सिनेमा की बात सिनेमा ही है और बड़े पर्दे पे और आना चाहेंगे। वेब सीरीज में भी अब लेकिन उतनी छूट मिल जाती है कि अपने काम को अच्छे से की जाए, लंबा समय मिलता है उसमें एक कैरेक्टर को बिल्कुल उसको अपने किरदार को निभाने में, उसकी पूरी एक जीवन शैली जो है उसको आप और अच्छे से और आराम से निभा सकते हैं। लेकिन सिनेमा है, 70 mm पे और आना चाहेंगे और फिल्मों का हिस्सा बनना चाहेंगे, ऐसे ही अच्छी फिल्में। आपको अपने व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी क्या लगती है? मैम मेरे ख्याल से बहुत बैलेंस्ड रहता हूँ मैं। अच्छा। मतलब मैं जिसे कहते हैं ना, मैं खुद का अच्छा दोस्त हूँ और मैं अपने आप को ठीक चीजें बताता हूँ। मैं अपनी गलतियां सबसे पहले पकड़ लेता हूँ, कहीं किसी दिशा में गलत जा रहा हूँ तो अपने आप को समझा लेता हूँ, अपने आप को हल्का कैसे रखना है, खुश कैसे रखना है। मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ तो मुझे पता है एक्टिंग जीवन या एक्टिंग दुनिया या बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री कभी कभी हार्श भी हो जाती है, आपको उस तरह की चीजें नहीं मिलती हैं, तो आपको अपनी मानसिक जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ और बिल्कुल प्लेजेंट रखनी है ताकि आप अच्छा काम कर पाए। आसान तो नहीं है, इतना आसान नहीं है, उसमें काम लगता है। मैं घूमता हूँ, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल भी हूँ। मैंने पिछले 2-3 साल में मेडिटेशन करना शुरू किया, जो मुझे शौक के तौर पे मैंने करना शुरू किया था कि मैं परफॉर्मेंस में उसको यूज करूंगा, बट मुझे बहुत मजा आने लगा। तो कहीं ना कहीं मैं स्पिरिचुअल भी हूँ। मुझे मृणाल का जितना नाम बनाना है उतना ही मृणाल के भीतर जाके मृणाल से इतना उलझना नहीं है। क्या बात है, वाकई आपकी जो विचार हैं वो इतने खुले हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। और दोस्त जो हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारे श्रोता कार्यक्रम सुन रहे हैं जी, उन्होंने फिल्में भी देखी होंगी, आपको बहुत अलग अलग तरीके से देखा होगा जब आप अभिनय कर रहे होंगे, लेकिन एक मृणाल दत्त को मृणाल के रूप में हम सामने से देख रहे हैं, तो अपने श्रोताओं को बता दें कि आपके व्यक्तित्व की, आपके चेहरे की सबसे बड़ी खूबी है कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आपकी मुस्कुराहट बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और आप जो चाहते हैं यानी बड़े पर्दे पर खूब अच्छा काम करें और देशभक्ति के बारे में हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी आपने बातें बताई और हमें लगता है कि हमारे श्रोता इस तरफ थोड़ा सा उन्मुख भी होंगे और पढ़ेंगे और इस तरीके की फिल्मों के माध्यम से, चाहे तो किताबों के माध्यम से जानकारी जरूर हासिल करें और उन्हें सलाम करें। यही उम्मीद है, ये उम्मीद करके है। इस उम्मीद के साथ आज की बात को यहीं हम विराम देते हैं और फिर अच्छी ढेर सारी और सफलताओं के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे। बिल्कुल, थैंक यू मैम अपना समय देने के लिए, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। स्माइल इसीलिए आ रही है क्योंकि अच्छी हमारी बातचीत बहुत मजेदार हो रही है। वाकई बहुत अच्छा लगा। बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे टीवी और फिल्म के एक्टर मृणाल दत्त से रेणु चतुर्वेदी की ये बातचीत। इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंदल। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।